सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रुक्मिणी साइंस वॉल्यूम 3 के 5वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रुक्मिणी साइंस वॉल्यूम 3 का चौथा क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग वैसे ही 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा कर रहे होंगे, जो आपके आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों से पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया Fe प्लस H2O रिएक्ट करके Fe3O4 प्लस H2 बना रहा है। तो पूछा जा रहा है कि इसके लिए सही संतुलित समीकरण विकल्प चुनिए। मेरे मित्र, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी को मैंने पीछे के सेशन में ये बताया था और सवाल आपसे ये पूछा गया था कि लोहे के तीन परमाणु जल के कितने अणु के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 और H2 बनाता है। मैंने आप सबों को वहां पे बताया था कि Fe प्लस H2O जब अभिक्रिया करेगा ये Fe3O4 प्लस H2 बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, साथ ही साथ Fe3O4 बनेगा। अब मेरे मित्र यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो आप कहेंगे सर बैलेंस करना होगा, और यही संतुलित समीकरण आपसे पूछा जा रहा है। क्या कहोगे कि गुरुजी इधर जो है लोहा का एक परमाणु है, जबकि इधर लोहा का तीन परमाणु है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लोहा को बैलेंस कर दे रहे हैं। अब मेरे मित्र लोहा आपका बैलेंस हो गया है, लेकिन आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम ऑक्सीजन को इधर देखेंगे तो ऑक्सीजन हमारा 4 है और इधर ऑक्सीजन कितना है, आप सभी कहेंगे गुरुजी 1। तो ऑक्सीजन अगर इधर 4 करना है तो आप कहेंगे यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा या 4 लगाना होगा। तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ के 8 हो गई, जबकि इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 2। मेरे भाई आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे भी 4 लगा देंगे, ये हमारा अगर 4H2 हो जाए, तो आप क्या कहेंगे, इधर हाइड्रोजन की संख्या 8, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 8, इधर ऑक्सीजन की संख्या 4, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 4, इधर लोहा के 3 परमाणु, उधर भी लोहा के 3 परमाणु। सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि Fe प्लस H2O के लिए Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 के लिए सही संतुलित समीकरण क्या है। क्या कहेंगे कि गुरुजी 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2। मेरे मित्र ध्यान देना, ये आपका 2H2 है, तो ये आपका तो ऑप्शन होगा नहीं। अब चौथा ऑप्शन है 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2O। अब सभी क्या कहेंगे, सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जबकि हमारे दूसरे ऑप्शन में 4Fe की बात करी जा रही है तो ये तो होगा ही नहीं, और पहले ऑप्शन में 2Fe की बात करी जा रही है तो ये भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। आप सभी देख रहे हैं कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। अब सवाल आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो आपका संतुलित समीकरण होता है ये किस नियम के आधार पर होता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि किसी भी समीकरण को संतुलित हम लोग द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के पालन करने के लिए करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, आप कहेंगे लैवोजियर के द्वारा दिया गया, और उन्होंने क्या बताया कि अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में जितना हमारा अभिकारक होगा उतना ही क्या होगा, प्रतिफल होगा। बोले तो जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही हमारा क्या होगा, प्रतिफल का द्रव्यमान भी होगा। और मेरे मित्र इसीलिए हम लोग किसी भी समीकरण को क्या करते हैं, आप सभी याद रखना, संतुलित करते हैं। अगला सवाल आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है आपसे कि अगस्त 2024 में परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है। सवाल आपसे ये पूछा गया कि अगस्त 2024 में जो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का मतलब कह सकते हो विकास हुआ है या जिसको निर्मित किया गया है, वो संगठन किसके द्वारा, वो कौन सी संगठन है जिसके द्वारा निर्मित की गई। ध्यान रखना कि ये आपका लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम जो है वो एक नए तरह का बम है जो कि डीआरडीओ के थ्रू विकसित किया गया है। इसकी खासियत ये है कि इसका जो सर टारगेट होता है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट होता है, और साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि लगभग इसका जो टारगेट डिस्टेंस होता है वो 100 किलोमीटर से अबव होता है। और मेरे मित्र जो सवाल है ये आपका करंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, इसीलिए यहाँ पे इसको देखना बहुत ही जरूरी है। और आप सभी को मैंने क्या बताया कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का जो निर्माण है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। याद रखना आप सभी कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म की जब भी हम चर्चा करेंगे तो क्या कहेंगे, आप सभी याद रखेंगे, डिफेंस रिसर्च
डिफेंस रिसर्च रिसर्च डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। याद रखना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HAL कहते हैं, हाल कहते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है, वो कहाँ है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हाल का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है कि वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध जड़त्व कहलाता है। और दूसरा है कि वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध त्वरण कहलाता है। फिर है वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। और फिर है वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध संवेग कहलाता है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब भी हम लोग जड़त्व की बात करते हैं, इनर्शिया की बात करते हैं, तो हम सभी कहते हैं कि किसी भी वस्तु का वह गुण जो उसके अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि इस दुनिया में जितने भी वस्तु हैं वो अपने अवस्था को बनाए रखना चाहती है। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। और मेरे मित्र बाह्य बल कार्य करता भी है तो वो क्या करती है सर, अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहना चाहेगी, विराम में है तो वो विराम में रहना चाहेगी। तो सिंपली आपको ये याद रखना होगा कि किसी भी वस्तु के द्वारा उसके गति में अगर परिवर्तन का विरोध किया जा रहा है, वो उसका क्या है सर, इनर्शिया है, यानी कि जड़त्व है। क्यों, क्योंकि गति एक अवस्था है। आपको फिजिकल तौर पे अगर आप देखेंगे तो इस दुनिया में आपको दो तरह की वस्तुएं मिलेगी। एक तो वो जो गतिशील होगा, जो चल रही होगी, और दूसरी वो जो स्थिर होगा। तो गतिशील वस्तु हो या स्थिर वस्तु हो, ये दोनों ही अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, और इसी को हम लोग जड़त्व कहते हैं। तो सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए जो प्रतिरोध किया जाता है वो जड़त्व कहलाता है। ध्यान रखना, कहा जा रहा है कि वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध त्वरण कहलाता है। तो आप सभी कहेंगे ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जब भी हम त्वरण की बात करेंगे, ए की बात करेंगे, तो ये dv/dt होता है। मतलब वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। और वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए गुरुत्वाकर्षण, आप कहेंगे ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं। मेरे मित्र याद रखेंगे कि ये जो इनर्शिया होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। पहला कौन सा होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा कौन सा होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और तीसरा आपका क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मेरे मित्र किसी भी वस्तु के गति के चलते जो जड़त्व उत्पन्न होता है उसको हम लोग गति का जड़त्व कहते हैं, यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। और किसी भी वस्तु के विराम के चलते जो जड़त्व उत्पन्न होता है उसको हम लोग विराम का जड़त्व कहते हैं। और किसी भी वस्तु के दिशा के चलते जो जड़त्व उत्पन्न होता है उसको हम लोग सर डायरेक्शन का, यानी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। ध्यान देना कि कोई स्थिर बस है और आप उसमें बैठे हुए हो और वो अचानक से चलना शुरू कर दे, तो क्या होता है कि सर आप पीछे की ओर झुक जाते हो। मतलब आप ऐसे हो लेकिन बस आगे की ओर जा रही है, तो आप आगे ना जाने के बजाय ऐसे हो जाते हो। रीजन क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो स्थिर अवस्था में इस पोजीशन में रखना चाहिए, लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट हुआ और चलना शुरू किया तो बस तो एक पूरा सिस्टम है, तो उसमें जो बैठे हुए आदमी हैं वो भी क्या होंगे सर, बस के साथ मोशन में आएंगे। लेकिन जो आपकी बॉडी है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर फिजिकल सेंस में वो तो विराम में है। लेकिन जैसे ही बस चली तो बॉडी के उस बस के सिस्टम के साथ हम सभी जुड़े हुए हैं, तो हमारा बॉडी भी आगे बढ़ता है। लेकिन बॉडी का जो पहला स्थिति होता है वो अपने उसी स्थिति में बना रहना चाहता है, इसीलिए हम लोग क्या होते हैं, थोड़ा पीछे की ओर झुक जाते हैं। आपने इस चीज को महसूस करा होगा कि चलती बस में या चलती गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगा जाता है तो क्या होता है, हम आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब बस चल रही होती है तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी मोशन में है, वो भी बस के साथ आगे बढ़ रही है और वो दूरदृष्टि अपने मंजिल को देखती है। लेकिन जैसे ही अचानक बस में ब्रेक लगाया गया तो आपकी बॉडी मोशन में ही है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाया गया तो आप क्या करते हो सर, आगे की ओर झुक जाते हो। मतलब आप आगे बढ़ना चाह रहे हो लेकिन
बस चूंकि रुक गई है इसीलिए आपकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, तो सर थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाता है। तो मेरे मित्र, अगर वस्तु के गति के चलते जरूरत उत्पन्न हो रही है तो उसको गति का जड़त्व कहेंगे, विराम के चलते हो रही है तो विराम का जड़त्व कहेंगे। नो द पॉइंट सर। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या हो सकता है, किसी मोड़ पे जब आप गाड़ी को टर्न करते हो तो आप एक भाग में झुक जाते हो, ये क्या है सर, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। याद रखना आप सभी कि जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को बोला जाता है, तो सर न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम बोला जाता है। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि जड़त्व का नियम आप सभी याद रखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ, और बल की परिभाषा आप कहेंगे सर न्यूटन के पहले गति नियम से ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि सर जो द्रव्यमान है वो अदिश राशि है और भार सदिश राशि है। द्रव्यमान जो है वो किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के कुल कणों की मात्रा है, जबकि भार क्या है, तो सर मास और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट है, गुणनफल है। दूसरा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता, ये बात सही है, क्योंकि कभी भी वस्तु का द्रव्यमान और भार एक जैसा नहीं होगा। द्रव्यमान अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि भार जो है वो सदिश राशि है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि कौन से कथन सही है, पहला ऑप्शन है कथन 1 और 2 सही है, बिल्कुल नहीं होगा। केवल कथन 3 सही है, नहीं होगा। कथन 2 और 3 सही है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना आप सभी कि जब भी हम भार की बात करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, W इक्वल टू mg, और भार जो है वो वस्तु के मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगी। क्योंकि आप सबों को मालूम है चिल्ला जी कि G इक्वल टू क्या होता है, गुरुत्व त्वरण इक्वल टू क्या होता है, आप सभी कहते हो जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर। तो याद रखना W इक्वल टू हम लोग m इंटू क्या कह सकते हैं सर, जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर भी कह सकते हैं। कई बार ये फॉर्मूला भी आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच संबंध को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे किसकी चर्चा करी जा रही है, तो आप सभी कहेंगे मिरर फॉर्मूला की चर्चा करी जा रही है। और हम सबों को मालूम है कि मिरर फॉर्मूला में 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, जहाँ f क्या है आप सभी कहेंगे फोकस दूरी, f फोकस दूरी है, v क्या है आप सभी कहेंगे प्रतिबिंब दूरी, v क्या है प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है आप सभी कहेंगे गुरुजी वस्तु दूरी। और मेरे मित्र याद रखना कि दर्पण में f इक्वल टू फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। साथ ही साथ मैग्निफिकेशन की बात करते हैं दर्पण के लिए तो m इक्वल टू माइनस v बटा u लेते हैं, जो कि hi बटा ho के बराबर होता है। hi क्या है तो सर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और साथ में ho क्या है तो आप सभी कहेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच संबंध 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, आप सभी कहेंगे राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v तो हम लिख ही सकते हैं, बाद बाकी में u प्लस v, 1/u माइनस 1/v है। ये जब माइनस की बात करेंगे तो हम लोग लेंस में जाएंगे, लेकिन जब भी दर्पण में चर्चा करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि 1/v प्लस 1/u लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है, चला ये रिपीटेड क्वेश्चन है और अभी जस्ट आप सभी ने देखा कि इसके लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। लसमेनिया में द्विविखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, खमीर में मुकुलन होता है और हाइड्रा में बहुविखंडन कहा जा रहा है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन, रीजेनरेशन सब के सब क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस हैं। याद रखना कि जब भी हम अलैंगिक जनन की चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, अलैंगिक जनन की चर्चा करेंगे, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करेंगे, तो उस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्या आ जाएगा, आप सभी कहेंगे पहला तो विखंडन आ जाएगा गुरुजी, फिर क्या आ जाएगा, तो आप सभी ध्यान में रखना कि विखंडन के बाद आपका मुकुलन आ जाएगा, मुकुलन आ जाएगा, फिर आपका पुनर्जनन आ जाएगा जिसको हम लोग रीजेनरेशन बोलते हैं, फिर आपका स्पोर फॉर्मेशन आ जाता है, स्पोर फॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है।
इसके बाद आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आ जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसको हम लोग वनस्पतिक प्रवर्धन बोलते हैं। मेरे मित्र ये सब क्या है? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जो कि अलग अलग जीवों में आपको देखने को मिलती है। अब बहुविखंडन के प्रोसेस में क्या होता है कि कोई एक जीव का शरीर जो है, सॉरी, विखंडन के केस में क्या होता है कि किसी जीव का शरीर दो भाग में टूट करके सर दो नए जीव उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अगर आप अमीबा की बात करेंगे तो अमीबा का बॉडी डेवलप होने के बाद दो पार्ट में टूट जाता है। तो एक अमीबा से क्या होता है सर, दो ऑफस्प्रिंग निकलता है। तो सिंपली हमारे कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी शरीर का बॉडी दो पार्ट में टूट जाए और तब उससे नए ऑफस्प्रिंग, नए संतति मिले, तो इसको हम लोग विखंडन कहते हैं। और ये विखंडन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बाइनरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविखंडन, और दूसरा होता है आपका मल्टीपल फिजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, मल्टीपल फिजन को बहुविखंडन बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी जो होता है, मतलब बाइनरी में जो जीव है उसके शरीर दो पार्ट में टूटते हैं। जैसे कि आपका लेसमेनिया में कहा जा रहा है कि द्विविखंडन होता है, बिल्कुल सही है। साथ में मेरे मित्र अमीबा की बात करेंगे तो अमीबा में भी क्या होता है, द्विविखंडन की प्रोसेस से जनन की प्रक्रिया होती है। बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन आपको खास करके प्लाज्मोडियम में देखने को मिलती है, जो कि मलेरियल पैरासाइट है। क्या है? मलेरियल पैरासाइट है। और यह बात भी बिल्कुल सही है। अब मेरे मित्र मुकुलन में क्या होता है, मुकुलन में क्या होता है कि आपका जो जीव है उसके शरीर में एक बर्ड तैयार होता है और वो बर्ड पुनः शरीर से अलग होकर के खुद को विकसित करता है और नया जीव बन जाता है। और ध्यान में आप रखना कि ईस्ट में मुकुलन के प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, तो सर जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो होती है। साथ ही जब हाइड्रा में हम लोग बहुविखंडन की बात करते हैं तो बहुविखंडन आपका प्लाज्मोडियम में होता है। हाइड्रा में मुकुलन और पुनर्जनन के थ्रू क्या होता है सर, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो होता है। इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन ये चौथा क्या है, आप कहेंगे गलत। याद रखना आप सभी कि पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि मान लो कि किसी भी जीव का शरीर किसी कारण से छत बिछत हो गया। अब छत बिछत शरीर जब पुनः अपने आप को विकसित कर लेता है तो इसी को हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, बीजाणु निर्माण होता है और फिर उस बीजाणु से नए जीव उत्पन्न होते हैं। और मेरे मित्र वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि किसी भी पौधे के या कोई भी आपका वैसा मतलब जीव जिसके पार्ट को आप काट करके किसी दूसरे जगह लगा दो और फिर से आपको नया जीव मिल जाएगा। जैसे कि मेरे मित्र गन्ना की बात करते हैं, टहनी काट करके लगाया जाता है। गुलाब की बात करते हो, गुलाब का पौधा जो होता है उसकी टहनी काट कर को आप कहीं पे लगा दो, क्या होगा, आपको फिर से गुलाब का पौधा मिल जाएगा। इसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि एक आपका कायिक प्रवर्धन भी होता है। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि सर जो ब्रायोफाइलम की पत्ती होती है उस पे आपको नए नए प्लांट देखने को मिलते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसमें जो पौधे का निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है, या जो जीव का निर्माण होता है वो जड़, तना, खास करके पादपों में आपको देखने को मिलता है। इसको हम लोग वनस्पतिक प्रवर्धन बोलते हैं। तो ये आपको जड़, तना या जो फिर आपका पत्ती है उन सब से आपको एक नया पौधा देखने को मिलता है। इसी को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से यौन संचारित रोग वायरस के कारण होते हैं। मेरे मित्र पहला ऑप्शन है मत्स्य और एड्स, दूसरा ऑप्शन है मत्स्य और सुजाक, सिफिलिस और एड्स, फिर है सुजाक और सिफिलिस। आप सभी ध्यान रखेंगे कि गोनेरिया को यहाँ पे सुजाक बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, गोनेरिया को सुजाक बोला जा रहा है। और जो आपका गोनेरिया और सिफिलिस है, गोनेरिया और सिफिलिस है यानी कि सुजाक और सिफिलिस है, ये जीवाणु से होने वाले, ये क्या है, जीवाणु से होने वाले यौन संचरण रोग हैं। जीवाणु से होने वाले यौन संचरण रोग हैं, यौन संचरण रोग हैं। अब ध्यान देना यहां पे कि सिफिलिस और एड्स में जब सिफिलिस जीवाणु से होगा तो आप सभी कहेंगे कि हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि यौन संचारित रोग वायरस के कारण होता है। और वायरस के कारण आप सभी ध्यान में रखना कि मस्सा और एड्स होता है। ये किसके कारण होते हैं, वायरस के कारण। तो मेरे मित्र याद रखेंगे कि सिफिलिस जीवाणु से हो गया और एड्स वायरस से, तो ये वाला तो होगा नहीं। अच्छा, ये दोनों जीवाणु से होता है तो ये भी नहीं होगा। अब मस्सा और सुजाक, तो आप कहेंगे मस्सा तो वायरस से होगा, लेकिन जो हमारा सुजाक है, गोनेरिया है, वो किससे होगा, जीवाणु से, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना आप सभी कि यौन संचरित रोग की चर्चा की जाए, इसको हम लोग एसटीडी बोलते हैं, जिसको सर
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किसके साथ, डैश के साथ साझेदारी की है? तो याद रखना कि टीसीएस, जिसको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बोला जा रहा है, ये आपका कह सकते हो एक मल्टी सर्विस कंपनी है। और आईआईटी बॉम्बे ने अभी हाल ही में क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए टीसीएस के साथ क्या किया है सर? अनुबंध किया है, या आप कह सकते हो कोलैबोरेशन किया है। मेरे मित्र ये क्या है आपका, मतलब कह सकते हो कि करंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल है। तो अगर आपका सर आगे एनटीपीसी वगैरह एग्जाम है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन खूब आएंगे और बहुत आप कह सकते हो कि ढंग से आपको इसका फायदा मिलेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आप सभी कहेंगे सर ये व्हीकल्स कंपनी है या और भी बहुत सारी चीजें करती है। गूगल, आप सबों को मालूम है कि सर ये जो है ऐसी कंपनी है जिसके बगैर पूरा दुनिया आप चल ही नहीं सकता है। एल&टी एल&टी जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और एल&टी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी याद रखना, लार्सन एंड टर्बो। क्या होता है फुल फॉर्म? लार्सन एंड टर्बो। तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? पहला है कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है। मेरे मित्र पहला चीज तो कार्बन जो है वो ऋणात्मक आयन फॉर्म ही नहीं करता है। दूसरा, छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाते हैं। तीसरा है बड़े साइज के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाते हैं। और चौथा है उच्च पूर्ण ऊष्मा एंथैल्पी के कारण कार्बन प्रबल बंध बनाते हैं। मेरे मित्र ये तीनों क्या है? गलत है। सही में सही क्या है आपका? तो सर छोटे आकार के कार्बन जो है, छोटे आकार के कारण कार्बन जो है वो प्रबल आबंध बनाते हैं। इसीलिए मेरे मित्र जो कार्बन के यौगिक होते हैं वो स्थिर माने जाते हैं। गुरुजी इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट जरा सा समझना चला कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है? 12। अगर आप कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन के संरचना की बात करोगे तो आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और द्वितीय कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। मान लो कि ये कार्बन का परमाणु है और ये इसका नाभिक हो गया, तो प्रथम कक्षा में 2 और चौथे कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी चौथा नहीं, द्वितीय कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। द्वितीय कक्षा ही इसका क्या है? बाह्यतम कक्षा है। और आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी जब द्वितीय कक्षा इसका बाह्यतम कक्षा है तो जाहिर सी बात है कि जो कार्बन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाएगा वो इसके बाह्यतम कक्षा के द्वारा ही होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन का साझा करना पसंद करती है किसी भी अन्य परमाणु के साथ। और इसकी खूबी ये है कि अपने अपने परमाणु के साथ भी ये साझा करके जुड़ जाती है। तो मेरे मित्र क्या होता है कि कार्बन का बाह्यतम कक्षा जो है वो इसका दूसरा कक्षा है और इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है। और चूंकि इसका आकार बहुत छोटा होता है जिस वजह से इसके नाभिक का प्रभाव इसके दूसरे कक्षा तक बहुत ही मजबूती से होता है। मतलब अगर ये किसी के साथ 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो सर जो नाभिक का प्रभाव है इसके दूसरे कक्षा तक क्या होता है? तो सर बहुत मजबूत होता है, जिस वजह से सर साझा करने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ ये मजबूती से बंध पाता है। और इसीलिए मेरे मित्र जो कार्बन के यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। और आप ये कह सकते हो कि सर छोटे आकार के कारण जो नाभिकीय प्रभाव होता है बाह्यतम कक्षा पे वो बहुत मजबूत होता है, फलतः ये अन्य इलेक्ट्रॉन के साथ मजबूती से बंधे होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कार्बनिक कंपाउंड आर मोस्टली स्टेबल। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपका कार्बनिक यौगिक होता है या कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। मेरे मित्र कई बार सवाल आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या ज्यादा क्यों होती है? तो पहला रीजन तो ये इसके छोटे आकार के कारण प्रबल आबंध होता है। दूसरा कैटिनेशन प्रॉपर्टीज के कारण। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टीज क्या है? तो कार्बन का ये गुण होता है कि ये अपने ही परमाणु के साथ जुड़ करके चैन बना लेती है। तो मेरे मित्र जो चैन बनाने की प्रवृत्ति है इस वजह से कार्बन के यौगिकों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर में बनाया जा सकता है, इसको आधात वर्धनता कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। बिल्कुल सही है। सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी ये कब से होने लगा ऊष्मा का सुचालक? सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक माने जाते हैं। धातुओं को खींचकर पतले तारों का रूप दिया जाता है और धातु के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तन्यता यानी कि डक्टिलिटी कहते हैं। तन्यता यानी कि डक्टिलिटी कहते हैं।
धातु में ऊष्मा की सुचालक होती है और साथ में सर विद्युत की भी सुचालक होती है, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। आपसे पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, आप कहेंगे सर सीसा और पारा कहा जा रहा है तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ये गलत है। क्या होते हैं ये? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा? कॉपर ऑक्साइड CuO किसके साथ अभिक्रिया करेगी? तो सर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करेगी। तो ये क्या बना लेगी? आप सभी ध्यान में रखना, CuCl2 प्लस H2O बना लेगी। क्या बना लेगी? CuCl2 प्लस H2O। अब मेरे मित्र आपका जो सवाल बनेगा वो इस आधार पर बनेगा कि ये जो CuCl2 होगा इसका जो रंग होगा वो कैसा होगा? आप सभी ध्यान में रखना, इसका रंग, इसका जो कलर होगा वो नीला हरा होगा। क्या होगा? नीला हरा होगा। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा? तो आप सभी ये बड़े ही शांति से कह सकते हैं कि गुरुजी निर्माण तो कॉपर क्लोराइड और वाटर का होगा, लेकिन जो कलर होगा वो नीला हरा होगा। तो भाई मेरे आपके पहले ऑप्शन में है कि कॉपर 2 क्लोराइड के बनने से रंगहीन विलयन बनता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। कॉपर 2 क्लोराइड विलयन बनने से हरे रंग का विलयन बनता है, बिल्कुल नहीं। कॉपर 2 क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन बनता है, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क और स्पाइनल कोड मिलकर क्या बनाते हैं? रेगुलर स्टूडेंट हैं तो ऐसे सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने पीछे के सेशन में आपको बताया है कि हम लोग का ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों मिल करके सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है, ये सर मस्तिष्क से निकलने वाली जो आपकी कपाल तंत्रिकाएं होती है और मेरुरज्जु से निकलने वाली जो मेरु तंत्रिकाएं होती है, उस दोनों से मिलकर के ये परिधीय तंत्रिका बनता है। जबकि जो आपका ऑटोनॉमिक है यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इसमें आपका प्राणुकंपी और अनुकंपी तंत्रिका आते हैं। तो सवाल बहुत सरल है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क एवं स्पाइनल कोड मिलाकर क्या बनाते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं? आप सभी कहेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मेरे मित्र रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आपको ये गलती चुननी है 4 ऑप्शन में। पहला है कि परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। दूसरा है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। और चौथा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। मेरे मित्र इन चारों में से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कौन से स्टेटमेंट गलत है, आपको ये बताना है। आप क्या कहोगे कि गुरुजी पहले तो ये बताओ कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बताया था? आप सबों को मालूम है कि परमाणु की संरचना को समझने हेतु सबसे पहला मॉडल थॉमसन के द्वारा दिया गया था, जिसको हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। क्योंकि थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है वो परमाणु में उपस्थित जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसको बेहतर ढंग से नहीं समझा पाया, इसीलिए रदरफोर्ड साहब को क्या करना पड़ा? सर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। क्या करना पड़ा? अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। अब रदरफोर्ड ने अपने इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? तो गोल्ड फॉइल पे अल्फा कणों का बॉम्बार्डमेंट करवाया था, प्रहार करवाया था। इन्होंने क्या देखा कि कुछ कणें जो हैं या कुछ रे जो है जो अल्फा से निकल रही है, अल्फा कण से निकल रही है, वो गोल्ड फॉइल को सीधे भेद देती है, यानी कि सीधे पार कर जाती है। कुछ एंगल से पास करती है, कुछ रे कुछ ऐसी होती है जो 180 डिग्री एंगल पे मुड़ जाती है। तो रदरफोर्ड साहब अपने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कोई भी परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग खाली होता है और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में होता है, जिसको परमाणु का नाभिक बोला जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के इसी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। और मेरे मित्र चूंकि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू परमाणु के जो नाभिक होते हैं उसकी खोज की गई थी, और कई बार आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि निम्न में से परमाणु के नाभिक की खोज करता है, आप सभी कहेंगे रदरफोर्ड। नाभिकीय भौतिकी का जनक है, आप कहेंगे रदरफोर्ड। अब सवाल आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो पहला है कि परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, ये भी बात सही है। तीसरा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है। रदरफोर्ड ने ऐसा नहीं कहा। रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है, न कि दीर्घवृत्ताकार पथ में। दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या हुआ सर? इलिप्टिकल पाथ्स, जबकि
वृत्ताकार पथ का मतलब क्या हुआ? सर्कुलर पाथ। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है उसमें गलत कथन चुनना है, और गलत कथन कौन है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी है। और ध्यान देना, ये क्वेश्चन के अगर तीनों स्टेटमेंट को याद रखते हो चला तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तो तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही सेट हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि कौन सा अंगक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? हरित लवक, केंद्रक, लयनकाय, सूत्रकणिका। आप कहेंगे गुरुजी जो क्लोरोप्लास्ट है ये केवल और केवल पादप कोशिका में देखने को मिलेगा। आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो आपका हरित लवक है ये प्लास्टिड का हिस्सा होता है, और प्लास्टिड जो कोशिकांग है पादप के उसमें सबसे मुख्य माना जाता है। और इसमें सर सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या होता है? अपना डीएनए होता है, यानी कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में अपना डीएनए होता है। केंद्रक आप सभी याद रखेंगे कि जिस तरह हमारे बॉडी के प्रत्येक कार्य को नियंत्रित केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करती है, उसी तरीके से सर कोशिका के अंदर होने वाले संपूर्ण कार्य का नियंत्रण कोशिका के केंद्रक के पास होता है, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई? सर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? मेरे मित्र आप सभी याद रखना, विसरण का मतलब हुआ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, मतलब दो पदार्थों का इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, मतलब दो पदार्थ के कणों का आपस में मिल जाना क्या कहलाता है? सर विसरण कहलाता है। और विसरण जो है अगर आप डिफ्यूजन की बात करेंगे ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। और आप सभी को एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे कि आप कमरा में एक अगरबत्ती जला दो और आप क्या पाओगे कि सर अगरबत्ती किसी कोने में जल रही होती है लेकिन उसकी महक पूरे घर में आ रही होती है। और साथ ही मेरे मित्र अगर आपके आसपास में कहीं पे अच्छा खाना बन रहा होता है तो आपको उसका महक आता है। क्यों? क्योंकि खाने से जो वाष्प के रूप में स्मेल निकल रही है वो स्मेल हवा के साथ मिल जा रही है और फिर वो फैल रही है। आप ध्यान देना, ये चीज आप सिर्फ और सिर्फ खाना बनते वक्त महसूस करोगे कि किसी के यहाँ अच्छा खाना बन रहा है, लेकिन जब खाना बन के ठंडा हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या बना है। तो मेरे मित्र हमारे कहने का मतलब ये है कि विसरण जो है वो ताप बढ़ने से बढ़ता है और ताप के घटने से क्या होता है? घटता है। तो सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप कहेंगे यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। अब इसमें पहले वृद्धि होती है फिर कुछ समय पास कमी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा? ताप बढ़ेगा तो बढ़ेगा और तापमान बढ़ने के साथ ये घटता है, ये भी नहीं है। आप कहेंगे सर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक, एरोसोल स्प्रे, ग्राइंडर। एक्चुअली रेलवे ने तो इसका आंसर अग्निशामक दे करके मतलब कह सकते हो कि पूरी तरीके से क्वेश्चन को ही गलत कर दिया, लेकिन आपको समझना होगा चला कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आप सबों को मालूम है कि आज के समय में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे लिए कितना हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि सर ये CFC ओजोन डिप्लेशन, जो ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में उसके डिप्लेशन का कारण बनता है। मतलब क्या हुआ कि उसको मतलब खराब करने का कारण बनता है, ओजोन लेयर में होल बनने का कारण बनता है। तो अगर हम लोग पारंपरिक रूप से बात करें, ट्रेडिशनली बात करें, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक तौर पे बात करें तो मेरे मित्र पहले के जमाने में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग एरोसोल स्प्रे में भी होता था, अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता था और साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर में तो होता ही होता है। तो यहां पे है कि निम्न में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? आप सभी याद रखेंगे कि परंपरागत रूप से रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक और एरोसोल स्प्रे इस तीनों में किया जाता है, जबकि मेरे मित्र जो ग्राइंडर है इसमें सर CFC का उपयोग नहीं किया जाता है या इसका यूज करने से CFC जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही सरल सा सवाल और आपसे पूछा गया है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन के बारे में आप क्या कहेंगे? आप कहिएगा पहला बात तो हम कहेंगे कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो बराबर कहा जा रहा है ये गलत होगा, और वस्तु की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी ये भी गलत है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई ये भी गलत है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई ये तो सही होगा, ये बराबर दिया हुआ है शायद मे भी, ठीक है। तो आप कहेंगे ये भी गलत होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बिल्कुल सही है। M इक्वल टू क्या होगा सर? HI बटा HO, HI बटा HO। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित करता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट, इसे केवल और केवल एक से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।
तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित करता है। पहला है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट, बिल्कुल सही है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कथन 1 और 2 दोनों सही है। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा। तो ध्यान में रखना कि कोशिका के लिए जो तरल पदार्थ है, प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे के द्वारा गढ़ा गया था। और केंद्रक की जब भी बात करेंगे कोशिका के केंद्रक की, तो आप सभी कहेंगे रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा बताया गया था। और रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई थी। क्या की गई थी? मृत कोशिका की खोज की गई थी। और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। बर्चो ने क्या बताया कि सर सभी कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। सभी कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। कोई शक? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि किसी बिलियन के कणों का साइज कितना होता है। व्यास में 28 नैनोमीटर से छोटा, व्यास में 1 नैनोमीटर से छोटा, व्यास में 52 नैनोमीटर से छोटा, व्यास में 100 नैनोमीटर से छोटा। क्या कहेंगे? सर 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपके आज के इस सेशन में एक्चुअली में 20 ही सवाल थे। एक सवाल तो आपका रिपीट था, इसी की वजह से आपको 21 दिख रहा होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये 20 सवाल आप आसानी से समझ पाए होंगे। साथ ही आप सबों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र रेलवे के बदलते हुए पैटर्न के साथ अपने आप को साइंस में 0 से एडवांस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, आप केवल साइंस पढ़ना चाह रहे हैं या पूरा कंप्लीट साइंस पढ़ना चाह रहे हैं, केवल एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हैं या फिर पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी फाउंडेशन सारा चीज पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। ध्यान में रखिएगा, अगर आप केवल और केवल एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन डिस्कशन करना चाहते हैं, फाउंडेशन आपका किया हुआ है, तो मेरे मित्र आप सबों के लिए ये बैच काफी उपयोगी रहेगा। साइंस में क्रांति एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी हम A to Z सॉल्यूशन हमें मिल जाना चाहिए, एनसीईआरटी से लेकर के पीवाईक्यू तक, ई बुक वगैरह सारा चीज, तो मेरे मित्र आप सबों के लिए ये मिशन 2025 बैच इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ काफी हेल्पफुल रहेगा। याद रखिएगा, मिशन 2025 न सिर्फ आपको ग्रुप डी में सफलता दिलाएगी, बल्कि एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी जैसे एग्जाम में भी आपको 100% आपके कंटेंट से जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इन दोनों ही बैच में से किसी भी बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये दोनों ही बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।